गुड इवनिंग ऑल। सो आज का टॉपिक सबसे जो ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं तो रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हाउ टू कनेक्ट विद अस्मी, ये एक पॉइंट कवर करना। और जो लास्ट मोमेंट पे हमारी भागा दौड़ी ना हो, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो हमें जमा करने हैं वो कौन से हैं, ये डिस्कशन करना। ऑफ कोर्स इसका रिकॉर्डेड वीडियो अस्मी करियर के यूट्यूब चैनल पे मेरा ही लास्ट ईयर का या फिर अनिश सर का मिल भी जाएगा आपको। बट एक बार लाइव सेशन में अगर डिस्कशन करते हैं, हार्डली 15 मिनट्स लूंगा। 15 to 20 मिनट्स में पूरे डॉक्यूमेंट्स सब बता दूंगा। एम आई ऑडिबल? एक जस्ट आप रिप्लाई कर सकते हैं चैट बॉक्स में। यस, ऑडिबल। ओके, थैंक यू सो मच। सो जिसको अगर आवाज नहीं आ रही होगी तो ऑडियो कनेक्ट कर लीजिए। वहां पे एक सेल्यूलर वाईफाई डेटा ऐसा एक ऑप्शन आता है, वो वहां पे क्लिक कर लीजिए, आपको वहां पे प्रॉपर वॉइस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। सो आज का टॉपिक डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग बताना है। एज पर कैटेगरी मैं आपको ये भी शेयर करूंगा, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या, पीडीएफ भी शेयर करूंगा लास्ट में, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन से लगते हैं एज पर कैटेगरी। सो मेरी इंट्रोडक्शन एक बार करके देता हूँ। माय नेम इज शारंग कट्टी। अस्मी यूथ करियर एडवाइजर में काउंसलर का काम करता हूँ। मैं बेसिकली पुणे ऑफिस में हैंडल करता हूँ। सो पुणे और नासिक ये वाला जो पार्ट रहेगा वो मेरे अंडर आएगा। अनीश सर जैसे मुंबई में काम करते हैं, वैसे हमारी बहुत सारी जो भी ब्रांचेस है वहाँ पे अलग अलग ऐसे काउंसलर की टीम है। सो आपको एक हर एक बार अलग अलग काउंसलर आपके लिए सेशन कंडक्ट करेगा और अपने अपने तरीके से प्रॉपरली गाइड भी करने वाला है। सो जो आज का सेशन है वो ऑल इंडिया लेवल पे या फिर महाराष्ट्र लेवल पे या फिर कौन से भी स्टेट लेवल के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके बारे में रहेगा। सो कुछ डॉक्यूमेंट्स हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज पर आवर एग्जाम। सो फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स दिल्ली के हैं, कोई स्टूडेंट्स राजस्थान के हैं, कोई स्टूडेंट यूपी के हैं, उनके लिए भी यही सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। सो चैट बॉक्स में एज पर स्टेट्स कुछ किसी लोगों ने स्पेसिफाई किया तो सभी लोगों के लिए डॉक्यूमेंटेशन पार्ट सेम ही रहता है। सो नीट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो नीट यूजी का जब हमने फॉर्म फिलअप किया था तब हमारा कंफर्मेशन पेज एनटीए ने ईमेल कर दिया था या फिर आपने डाउनलोड करके रखा होगा। 4 पेज का कॉपी रहता है, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट रहता है कि नीट यूजी का रिजल्ट एंड एडमिट कार्ड। सो एडमिट कार्ड आपके पास है ही, सो उसका कॉपी हम बना सकते हैं। सो कलर्ड या फिर ब्लैक एंड व्हाइट एक कॉपी हमारे पास हमेशा रखना चाहिए। वो भी एडमिशन के टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें एडवांस सिटी इंटीमेशन की कुछ जरूरत नहीं है। जो हमारा फाइनल 3 पेज का या फिर आपका 4 पेज का एडमिट कार्ड बन चुका था ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेन ही चाहिए क्या, जो एग्जाम के दिन हम लेके गए थे नहीं, कौन सा भी एक जेरोक्स कॉपी या फिर दूसरा अपने सॉफ्ट कॉपी से प्रिंट आउट निकाल के आप रख सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है नीट का मार्कशीट। ऑफ कोर्स 12 जून को हमारा जब रिजल्ट आ जाएगा, तब 14 जून को हमारा रिजल्ट आ जाएगा, तब हमारे पास ये सारी क्लैरिटी रहेगी। और वो जो कुछ ऐसा मतलब 10th 12th जैसे स्कूल में कॉलेजेस में डॉक्यूमेंट्स आते थे वैसा कुछ नहीं रिजल्ट आता, जस्ट ऑनलाइन प्रिंट आउट रहेगी। वो हमारा नीट का मार्कशीट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे कैटेगरी में आते हैं डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम स्कूल। जो 10th का या फिर 12th का आपका स्कूल कॉलेज रहेगा, उनके तरफ से जो हमें डॉक्यूमेंट मिलता है वो है हमारा 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट मैं क्यों बोल रहा हूँ, 3 कैटेगरी रहती है। एक पासिंग सर्टिफिकेट मतलब जो आईसीएसई या फिर सीबीएसई बोर्ड्स के रहेंगे उनके लिए टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि उनके पास जब मार्कशीट आता है तब उनके मार्कशीट पे ही बर्थ डेट मेंशन रहती है, तो उनको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से पासिंग सर्टिफिकेट वो देते ही नहीं है। बट स्टेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, हर कौन सा भी स्टेट बोर्ड हो, तो उनका एक पासिंग सर्टिफिकेट अलग से आता है 2 3 4 महीने के बाद। अगर आपने अभी तक कलेक्ट नहीं किया होगा तो वो कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि उस पर आपका बर्थ डेट रहता है। सपोज आपका बर्थ डेट मार्कशीट पे ही है तो डोंट वरी। सो ऐसा होता नहीं किसी स्टेट बोर्ड का, बट कौन से स्टेट बोर्ड का अगर रहेगा तो अच्छी बात है। तो महाराष्ट्र के लिए स्पेसिफाई करना चाहूंगा, तो महाराष्ट्र के लिए जो बोर्ड के सर्टिफिकेट पे जो मार्कशीट पहले आता है उस पर मार्कशीट नहीं रहता, बर्थ डेट नहीं रहता है।
बट जो बाद में 2 महीने के बाद आता है उस पर हमारा बर्थ डेट मेंशन रहता है। हाँ, आईजीसीएसई किसी ने चैट बॉक्स में पूछा, उनके तो हर एक डॉक्यूमेंट पे बर्थ डेट मेंशन रहता है। जो हमारा ग्रेड रहेगा या फिर मार्क्स रहेंगे उसके ऊपर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उस पर बर्थ डेट रहता है। बाद में 10th के उतने ही डॉक्यूमेंट्स है। 10th का लिविंग सर्टिफिकेट किसी को ओरिजिनल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जब 10th से 11 ज्वाइन करते हो तब वो लिविंग सर्टिफिकेट सबमिट कर देते हो। सो 10th का लिविंग सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा बोला यह जाता है कि स्कूल सर्टिफिकेट या फिर लिविंग सर्टिफिकेट जो बोलते हैं तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऐसा बोला जाता है। बट स्कूल मतलब 12th तक स्कूल कंसिडर किया जाता है। ये महाराष्ट्र में जूनियर कॉलेज ये कंसेप्ट है, सो कॉलेज हम बोलते हैं। सो उसके लिए हमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मतलब 10th वाला लिविंग सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अब आता है 12th में। 11th का कौन सा डॉक्यूमेंट की जरूरत है? क्या 11th की मार्कशीट वगैरह हमारे लिए जरूरी नहीं रहती एडमिशन पर्पज? आपके पास है, रखिए मेंटेन आपके फाइल में, फोल्डर में। बट 11th के कौन से भी डॉक्यूमेंट्स की हमें डायरेक्टली एडमिशन में जरूरत नहीं लगती। कुछ कॉलेज डिमांड भी कर सकते हैं बट इट इज नॉट अ मैंडेटरी। 12th का रिजल्ट आपका लगेगा, उसका मार्कशीट आता है। जो फ्रेशर्स रहेंगे उनके पास डायरेक्टली मार्कशीट आ जाएगा जो आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगा। आप ऑनलाइन पहले चेक करोगे बट उसके बाद आपको एक्चुअल डॉक्यूमेंट मिलेगा जो बोर्ड आपका देता है। वो भी सीबीएसई हो या फिर आईसीएसई हो या फिर स्टेट बोर्ड हो, आपको जो भी रहेगा वो डॉक्यूमेंट इनफ है। बट जो बच्चे लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर वही पास हो गए थे और अब उनको रिपीट इस साल उन्होंने किया था, री नीट दिया था, तो उनके पास तो मार्कशीट भी है और पासिंग सर्टिफिकेट भी है जैसा 10th में हमें मिला था। दोनों मेंटेन करने हैं, दोनों की जरूरत लग सकती है। वही उसके साथ कॉलेज लिविंग का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। कॉलेज लिविंग जो बोल रहा हूँ वो स्पेसिफिकली उसको कॉलेज लिविंग बेसिकली बोलते नहीं, स्कूल लिविंग ही बोलते हैं। आप जनरली लिविंग सर्टिफिकेट कंसिडर कर लो, वो कॉलेज वाले आपको देंगे, वो आपको चाहिए। उसके साथ ही आपको एक एडिशनल एप्लीकेशन सेम टाइम कॉलेज को देना है और उनसे ही बोनाफाइड या फिर हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको। कैरेक्टर मतलब 2 साल तक स्टूडेंट वहां पे पढ़ा था और उसके लिए उसका कैरेक्टर मॉरल गुड एक सैंपल चाहिए, तो वी विल व्हाट्सएप इट। अभी जल्दी करने की कुछ जरूरत नहीं, मंथ एंड तक रिजल्ट आने वाला है। सीबीएसई वालों का तो हो गया, बट स्टेट बोर्ड का जो है उसके लिए बोल रहा हूँ। उनके लिए जब रिजल्ट आ जाएगा तब वो आप कॉलेज में जाना और वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप ले सकते हो। सो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये उनके जस्ट लेटर हेड पे एक 4 लाइन का मैटर रहता है कि कंडक्ट्स गुड, मॉरली गुड, कैरेक्टर गुड, दैट्स इट। उसका कुछ परफेक्ट ड्राफ्टिंग नहीं रहता बट स्टिल एक सैंपल डॉक्यूमेंट आपको भेज दूंगा। तो वो चाहिए हमारे लिए, कुछ यूनिवर्सिटीज वो डिमांड करती है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास एक, अब ये स्कूल वाले डॉक्यूमेंट्स भी खत्म हो गए। अब एक क्वेश्चन रहता है कि गैप सर्टिफिकेट हमें अगर रिपीटर है तो गैप सर्टिफिकेट कॉलेज से लेना पड़ेगा। कुछ कॉलेज का उससे लेना देना नहीं रहता। गैप सर्टिफिकेट या एफिडेविट पार्ट में आता है, वो भी मैं कवर करने वाला हूँ। इन 1 to 1 केस मतलब केस टू केस वो वेरी होगा, उसके हिसाब से मैं कवर कर लूंगा। उसके बाद सबके लिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहता है ना, सो वो है नेशनैलिटी, या फिर उसको हम डोमिसाइल भी बोल सकते हैं, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे भी हमारी नेशनैलिटी मेंशन रहती है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ स्टेट्स के कुछ डिस्ट्रिक्ट नेशनैलिटी अलग देते हैं, डोमिसाइल अलग देते हैं। तो ऐसे केस में आपको आपका डॉक्यूमेंट चेक करना है, इसमें नेशनैलिटी इंडियन ये मेंशन है ना, और हमारा डोमिसाइल्ड ऑफ जो भी रहेगा वो स्टेट भी मेंशन है ना। बाकी आपका एड्रेस रहेगा, एज प्रूफ रहेगा, बर्थ डेट रहेगा, वो एडिशनल पार्ट है, वो आपको रहने दीजिए। बट आपका मेनली नेम, आपका नेशनैलिटी मतलब कंट्री, और आपका डोमिसाइल ये मेंशन होना चाहिए। एक डॉक्यूमेंट पे है चलेगा, दोनों का काम वही कर देगा। अगर सेपरेट सेपरेट डॉक्यूमेंट्स है आपके पास वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। बट आपका जो स्टेट लेवल का कोटा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद एक नेशनल प्रूफ लगता है, आधार कार्ड अपडेटेड कर लो। अपडेटेड नहीं है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी अटैच करना है, आपका फोटो अपडेट करना है, जो भी करना है वो सब कर लो। एड्रेस चेंज करना है, जो आपको जैसा अपडेट करना है वो कर लो, बट हमें वो चाहिए। सो दूसरा एक कौन सा भी एक नेशनलिटी प्रूफ हम आधार कार्ड सजेस्ट करते हैं। अब इसके बाद एक मेडिकल फिटनेस, ये भी एक सर्टिफिकेट जरूरी रहता है। मेडिकल फिटनेस जब बात करते हैं तब कौन से डॉक्टर से लेना है ये एक सवाल रहता है। गवर्नमेंट डॉक्टर ही चाहिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में काम करने वाले डॉक्टर से ही लेना है ऐसा कुछ नहीं रहता। जनरल फिजिशियन, प्राइवेट प्रैक्टिस जो भी करते रहेंगे उनसे भी चलेगा। जिनके पास लाइसेंस है, वो अथॉरिटी रहती है उनके पास, तो वो एक लेटर हेड फॉर्मेट रहता है। डॉक्टर जो भी रहेंगे उनके लेटर हेड पे वो प्रिंट निकालना रहता है, और वहां पे उनका सिग्नेचर, उनका स्टैम्प और उनका एक रजिस्टर्ड नंबर ये लेना पड़ता है।
वो फॉर्मेट भी आपके पास शेयर किया जाएगा, बट उसको भी निकालने की जल्दी मत कीजिए। रिजल्ट जब आ जाएगा, एक दिन का काम है, कौन से भी जनरल फिजिशियन आपको आपके नियर बाय रहते होंगे उनसे वो काम हो जाएगा। ये जो रहेगा वो ऑल इंडिया लेवल के लिए भी चलेगा, स्टेट लेवल के भी लिए चलेगा। अभी जो मैंने डॉक्यूमेंट जो बोले वो ऑल इंडिया लेवल पे भी इंपॉर्टेंट थे, स्टेट लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट थे। और सारे डॉक्यूमेंट्स सारे कैटेगरी के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। कुछ बाइफर्केशन में आगे बताने वाला हूँ, जिसमें कैटेगरी हम ओबीसी में बिलोंग करते हैं, एससी में बिलोंग करते हैं, या फिर हम डिफेंस में बिलोंग करते हैं, हम हैंडीकैप में बिलोंग करते हैं, तो वैरी होंगे डेफिनेटली। सो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। जब हम स्टेट लेवल के फॉर्म्स फिलअप करते हैं ना, तब स्टेट लेवल के फॉर्म में हमें एक फॉर्म अलग से भरना पड़ता है। अब तो नीट का डेटा ऑटोमेटिकली एनटीए एमसीसी को भेज देता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ कमिटी को। तो ऑल इंडिया रैंक और आपके सारे डिटेल्स उनके पास पहले से ही रहते हैं, तो वो तो डायरेक्टली प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। बट स्टेट के पास आपके सारे डिटेल्स नहीं है, तो ऐसे केस में एक स्टेट अलग अलग से आपके फॉर्म्स भरवाता है आपसे, और उसके लिए कुछ 2,000 10,000 6,000 कुछ ना कुछ फीस भी लेता है। तो वो जो लोग फॉर्म भरेंगे तब उसका पेमेंट करेंगे, वहां पे सारे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो अपलोड करेंगे, उसके बाद एक प्रिंट आउट बनता है। तो वो भी एक हमारे पास एडिशनल डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं, तो मैं उसको बोलूंगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फील्ड ऑन महासीईटी.org वेबसाइट। ऐसे यूपी का हम अप्लाई कर रहे हैं तो यूपी के लिए भी अलग से प्रिंट आउट बन जाएगा। सो अलग अलग ये प्रिंट आउट जो रहेंगे वो भी हमें एज अ पीडीएफ या फिर एज अ प्रिंट आउट हमें मेंटेन रखने पड़ते हैं। ये कब होगा? जब प्रोसेस हमारा स्टार्ट होगा, शायद से वो 28 जून के बाद स्टार्ट होगा। अब जब वो स्टार्ट होगा तब हम रजिस्टर करेंगे उसमें, और वो रजिस्ट्रेशन किया हुआ पीडीएफ, फाइनल पेमेंट किया हुआ डॉक्यूमेंट, अपलोड किया हुआ पीडीएफ हमारे लिए वो एक एडिशनल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाएगा। वो अभी तक हमारे पास आया भी नहीं है। कब आएगा? जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तब। ठीक है। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो सिर्फ एमबीबीएस के लिए लगते हैं क्या? नहीं। आपको आयुर्वेदा में जाना है, डेंटिस्ट्री में जाना है, फिजियोथेरेपी में जाना है, कौन से भी कोर्स के लिए जाना है मेडिकल के लिए, आपको सभी के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगने ही वाले। ठीक है। अब कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करता हूँ। सपोज आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो नेशनल लेवल पे ओबीसी जो लोग आते हैं उनके लिए एक ही डॉक्यूमेंट काफी काफी है। सपोज आपको मार्क्स एलिजिबिलिटी से थोड़े बहुत कम आ रहे हैं, सो बोर्ड के हिसाब से आप एलिजिबल नहीं हो, या फिर नीट के हिसाब से आप एज ओपन मेरिट एलिजिबल नहीं हो, बट आपको एडमिशन तो चाहिए, तो डेफिनेटली मिल सकता है। तो कौन से केस में? अगर आपके पास आपके कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स हैं, सो फॉर एग्जाम्पल यू आर फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी, तो ऐसे केस में आपको एक ओबीसी एनसीएल नाम का एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है। हर एक तहसील में तो वो मिलता है। आपके नियर बाय जो भी तहसील ऑफिसर्स रहेंगे वहां पे जाके आपको वो निकालना पड़ता है। अगर आप ओपन मेरिट से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस मेरिट से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए ये ओबीसी एनसीएल कभी निकलेगा ही नहीं। ठीक है। बट आपको पता रहेगा कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो ऐसे केस में आपके लिए ओबीसी एनसीएल भी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर बेनिफिट लेना है तो कौन से भी लेवल का, वो एम्स में हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी में हो, आपको अगर कैटेगरी का बेनिफिट है लेना है तो ओबीसी एनसीएल। अब स्टेट लेवल की बात करता हूँ, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की। तो ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर, इसका कंफ्यूजन नहीं करके लेना। ओबीसी एनसीएल ये नेशनल लेवल का एक अलग पेपर रहता है जिसको हम फॉर्म नंबर 9 बोलते हैं। ठीक है। सो वो निकालने के बाद आपको नेशनल लेवल के सभी कॉलेजेस में जाने का मौका मिल सकता है विद बेनिफिट ऑफ ओबीसी। ठीक है। और अगर आपको, फिर से ओबीसी वालों के लिए ही बात कर रहा हूँ, बट स्टेट लेवल के लिए बात कर रहा हूँ, तो स्टेट लेवल में आपको एडमिशन चाहिए, तो आपके लिए महाराष्ट्र में, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बात कर रहा हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी और नॉन क्रीमी लेयर, ये 3 अलग अलग से सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी और नॉन क्रीमी लेयर, ये 3 अलग अलग सर्टिफिकेट बनते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट यस वी हैव, नॉन क्रीमी लेयर सॉरी वैलिडिटी यस वी हैव, एंड नॉन क्रीमी लेयर हमारे पास है ही नहीं। तो ऐसे केस में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे केस में मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉन क्रिमिलियर मतलब आपका इनकम बिलो 8 लाख है, तो ऐसे केस में मिल सकता है। आपका इनकम ज्यादा है तो ऐसे केस में भी आपको मिल सकता है, बट वो कुछ स्पेशल केसेस है। तो ऐसे केसेस के लिए आपको स्पेशली मुझे कांटेक्ट कीजिए, नो प्रॉब्लम। उस केस में आपको मैं समझा दूंगा। बट ओबीसी एनसीएल नहीं है तो आप सेंट्रल लेवल पे ओबीसी का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, या फिर ये तीनों डॉक्यूमेंट्स नहीं है
तो आप कास्ट ओबीसी के हिसाब से अप्लाई स्टेट लेवल पे नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपके लिए। अब सपोज आपकी कास्ट है एससी या फिर एसटी, तो ऐसे केस में इनकम का कोई उसके लिए प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सिर्फ आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट रहना चाहिए और कास्ट वैलिडिटी होनी चाहिए। दोनों डॉक्यूमेंट्स है, आपका काम हो गया। आपको नॉन क्रीमी ऐसे डॉक्यूमेंट की कुछ जरूरत ही नहीं है। स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वहां पे दोनों जगह पे, स्टेट नेशनल लेवल पे तो एससी कैटेगरी इतनी एक कैटेगरी रहती है, कास्ट सर्टिफिकेट से काम हो जाता है। बट महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए आउट ऑफ इंडिया भी, सॉरी आउट ऑफ महाराष्ट्र में भी कहाँ पे भी एडमिशन लेना है, तो स्टेट एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि वैलिडिटी वो पूछेंगे। बहुत बार ये भी होता है, कौन सी भी कैटेगरी हो, एससी एसटी हो या फिर ओबीसी हो, सर हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट है बट वैलिडिटी अभी तक हमने अप्लाई किया है, वो रिसीट सिर्फ मिली है, या फिर वो तहसील ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि हमें आपका जब एडमिशन हो जाएगा तब वो आप एप्लीकेशन लेके आओ, तब हम आपका वैलिडिटी बना के देंगे। अब ऐसा सिस्टम बंद हो चुका है, ऑलमोस्ट 6 साल से बंद हो चुका है। तो आपको वैलिडिटी पहले ही मिलती है, तो आपको वैलिडिटी नहीं है आपके हाथ में तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने अभी बताया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए। अगर एडमिशन के टाइम में इसमें से कोई भी मिसिंग है तो यू कांट टेक बेनिफिट ऑफ दैट कैटेगरी, और आपको उस राउंड से आउट करना पड़ता है सिस्टम को, और नेक्स्ट राउंड में विद ओपन मेरिट या फिर जैसे आपकी कंडीशंस है उसके हिसाब से एलिजिबल करवा सकते हैं तो करवाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन है। अगर आपकी कैटेगरी महाराष्ट्र के हिसाब से एनटी, वीजे, एनटी में भी कैटेगरीज है 1 2 3 4, ऐसे सब जो कैटेगरीज है, ये इसमें से कौन सी आ रही है, या फिर एसपीसी, स्पेशल बैकवर्ड क्लास, ऐसे कौन सी आ रही है, तो ऐसे केस में आपके लिए फिर से कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी और नॉन क्रिमिलियर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्टेट के हिसाब से इन सभी कैटेगरीज के लोगों के लिए नेशनल लेवल पे ओबीसी ही माना जाता है। तो ऐसे केस में उनके लिए भी वो ओबीसी एनसीएल फॉर्म नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को नेशनल लेवल के कौन से भी प्रोसेसर में जाना ही नहीं है और वो उसके पास फॉर्म नंबर 9 नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट अगर उसको जाना है तो वो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। बाकी ईडब्ल्यूएस के बारे में बताता हूँ। ईडब्ल्यूएस का भी सेंट्रल लेवल का एक सर्टिफिकेट रहता है, स्टेट लेवल का एक सर्टिफिकेट रहता है। सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट के हिसाब से सारे गवर्नमेंट के कॉलेज में हम ऑल इंडिया लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट के साथ सारे गवर्नमेंट के कॉलेजेस में हम स्टेट लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कोर्सेस है स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में, फिजियोथेरेपी जैसे, वहां पे ईडब्ल्यूएस का कोटा और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट प्राइवेट कॉलेज के लिए भी चलता है। सो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके लिए यूजफुल है। अब महाराष्ट्र की बात करेंगे तो मराठा जो कैटेगरी के अंडर आने वाले लोग हैं उनके लिए सिर्फ सेंट्रल सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, बट स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा है। तो उनके लिए शायद से इस साल एसईबीसी जो पहले वाला कुछ प्लानिंग था मराठा रिजर्वेशन का, वो कुछ आ सकता है, तो वो अलग से सर्टिफिकेट दिया जाएगा, या फिर से ईडब्ल्यूएस आपको इशू कर दिया जाएगा। तो प्रोसेस में रहिए, टच में रहिए, जैसे मुझे भी कुछ अपडेट मिलती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके बाद सारे कैटेगरीज तो खत्म हो गए, एस सी एस टी ओबीसी सब हो गए, ईडब्ल्यूएस वगैरह हो गए, इतने ही कैटेगरीज हैं हमारे पास अवेलेबल। पर उसके बाद कुछ स्पेशल कैटेगरीज रहते हैं, जैसे कि डिफेंस। डिफेंस में D1 D2 D3 ऐसे रिजर्वेशन आते हैं। नेशनल लेवल पे ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है, बट स्टेट लेवल पे महाराष्ट्र के लिए D1 D2 D3 रिजर्वेशन आते हैं। D1 का मतलब क्या है? D1 जो रिटायर्ड आर्मी नेवी एयरफोर्स वाले पेरेंट्स रहेंगे उनके स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट दिया जाता है। D2 मतलब जो ऑन ड्यूटी है उनके लिए ये दिया जाता है। D3 ये ऐसे पेरेंट्स रहते हैं जो एक्चुअली महाराष्ट्र के है ही नहीं, बट अभी उनका लोकेशन, जो उनका जॉब लोकेशन है वो महाराष्ट्र में है। तो ऐसे केस में D3 वाला कैटेगरी भी यूज कर सकते हैं, बट उनके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। वो शायद से मुझे लगता है कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए, इसीलिए जो डिफेंस वाले लोग रहेंगे ना, उनका डोमिसाइल किसका लगता है, पेरेंट्स का लगता है या नहीं लगता है, जिला सैनिक बोर्ड से उनको कौन सा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वो पर्सनली बताऊंगा तो बेटर हो जाएगा। सो D1 D2 D3 ये अलग से सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं फॉर डिफेंस। पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप, हैंडीकैप कोटा भी रहता है। अगर कोई स्टूडेंट दिव्यांग हो तो ऐसे केस में उसके लिए भी अलग से कोटा है, और उसका कोटा वो जनरल सिविल सर्जन का सर्टिफिकेट नहीं यूज कर सकता। अब तक वो एग्जामिनेशन के लिए हो गया काम, बट 14 जून से 28 जून ये जो गैप रहेगा ना, उसके बीच में एक नोटिफिकेशन आता है कि जो भी आपको हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं उनको डिसाइडेड सेंटर्स है, तो वहां पे जाना पड़ता है, और वहां पे आपका फिजिकल चेकिंग होता है, और उसके बाद एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो वो सर्टिफिकेट, उसमें अगर 40% से ज्यादा आपकी डिसेबिलिटी है और यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग मेडिकल मेडिसिन,
तो आपको ऑटोमेटिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसका कट ऑफ बहुत ही लोअर आता है। तो ऐसा ऐसा केस में अगर आपको किसी का हैंडीकैप वाला बेनिफिट है तो सिर्फ सिविल सर्जन का सर्टिफिकेट काफी नहीं होगा। वो 14 to 28 आपके लिए ही टाइमलाइन रखी गई है। एक नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद आपको उस सेंटर्स पे जाना रहता है। अगर प्राइवेट में अप्लाई करना है महाराष्ट्र स्टेट के लिए तो वहां पे एक ईबीसी नाम का एक भी ये कोटा रखा है। मतलब कोटा मतलब रिजर्वेशन नहीं रहता कुछ भी, बट जो लोग ओपन मेरिट से एडमिशन लेते हैं बट उनका इनकम 8 लाख बिलो है, तो ऐसे केस में उनके लिए फीस का थोड़ा सा 50% वेवर रहता है, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पे करता है। तो ऐसे केस में आपका इनकम सर्टिफिकेट वहां पे शो करना है आपको। जो लेटेस्ट ईयर रहेगा 23-24 का आप इनकम सर्टिफिकेट शो करोगे तो वहां पे आपकी फीस हाफ हो जाती है, आपको भरते वक्त ही हाफ भरनी रहती है। तो ये बेनिफिट है अगर आपका इनकम 8 लाख बिलो है तो। उसको बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट, ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास वाला बेनिफिट। अगर कोई स्टूडेंट एमकेबी में आता है, महाराष्ट्र कर्नाटका डिस्प्यूटेड बॉर्डर, ये से कुछ बॉर्डर्स डिफाइंड है और महाराष्ट्र क्लेम करता है कि ये कर्नाटका वाला एरिया मेरा है, या फिर कर्नाटका क्लेम करता है ये महाराष्ट्र वाला एरिया मेरा है, ऐसे डिस्प्यूटेड लोगों के लिए उनका एक अलग से परसेंटेज रखा गया है। एक परसेंटेज नहीं बोल सकते, स्पेसिफिक सीट्स फॉर एमबीबीएस, बीडीएस एंड फॉर आयुर्वेदा, डिसाइडेड सीट्स है, गवर्नमेंट कॉलेज में रहती है और वो सीट्स आपको मिल सकती है अगर आपके पास एमकेबी के डॉक्यूमेंट्स हो। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है एमकेबी सर्टिफिकेट, महाराष्ट्र कर्नाटका डिस्प्यूटेड बॉर्डर वाला एक सर्टिफिकेट रहता है। वो आपकी मदर टंग मराठी है ये बताने वाला एक डॉक्यूमेंट, आपकी मदर टंग इसके भी एलसी पे लिखी रहती है नॉर्मली लिविंग सर्टिफिकेट पे, वो एक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। और आपका 10th और 12th उसी डिस्प्यूटेड एरिया से कंप्लीट होना चाहिए, एटलीस्ट 10th और 12th दोनों में से एक तो एटलीस्ट वहां से कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे केस में आपको आपका काम हो जाएगा। एक हिली एरिया नाम का भी एक एडिशनल कोटा है। हिली एरिया ये भी सिर्फ महाराष्ट्र के लिए हमारे पास रिजर्वेशन है। हिली एरिया ये नेशनल लेवल पे रिजर्वेशन नहीं है। हिली एरिया मतलब डोंगरी भाग, और वो ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास हिली एरिया सर्टिफिकेट है, एक डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा स्टूडेंट का 10th और 12th दोनों में से एटलीस्ट एक उसी एरिया में कंप्लीट हुआ है। और तीसरा पेरेंट्स का भी डोमिसाइल उसी एरिया का है, सेम लोकेशन चाहिए, सेम तहसील चाहिए। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कॉलेजेस में 3% रिजर्वेशन रखा है हिली एरिया। सो बहुत सारे महाराष्ट्र के ऐसे रीजन्स है, डिस्ट्रिक्ट्स पूरे हैं जो इस हिली एरिया में आते हैं, बट उनके लिए अगर ये तीनों डॉक्यूमेंट है तो आपका काम हो जाएगा। और लास्ट एक डॉक्यूमेंट माइनॉरिटी वाला, कहीं कभार ऐसा होता है कि हम हिंदी माइनॉरिटी में आते हैं, हमारी मदर टंग हिंदी है, तो ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं हमारे पास, एमबीबीएस में नहीं है बट आयुर्वेदा में है, या फिर जैन माइनॉरिटी में आते हैं, या फिर गुजराती माइनॉरिटी में आते हैं, ऐसे बहुत सारी माइनॉरिटीज रहती है। तो जो भी माइनॉरिटी आपकी रहेगी, मुस्लिम माइनॉरिटी रहती है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी रहती है, तो उसके हिसाब से आपको प्रूफ क्या चाहिए, एक तो आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे ये मेंशन होना चाहिए कि जो आपकी माइनॉरिटी है, जैसे कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो तो गुजराती मेंशन है, रिलीजियस माइनॉरिटी हो तो जैन, इस्लाम, मुस्लिम, ऐसे कुछ ना कुछ क्रिश्चियन मेंशन होना चाहिए। सेकेंड डॉक्यूमेंट, हमें स्टैम्प पेपर पे 100-200 एज पर स्टेट वेरी होता है, सो नॉर्मली 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ये एक एफिडेविट करके देना पड़ता है। अगर स्टूडेंट का 18 कंप्लीट नहीं है तो ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट पेरेंट कर सकते हैं कि वी बिलोंग टू दिस 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 कैटेगरी, सॉरी माइनॉरिटी। सो ऐसा एफिडेविट करना पड़ता है, ये एक वन ऑफ द डॉक्यूमेंट है। गैप सर्टिफिकेट भी इसमें ही एफिडेविट में आएगा। गैप सर्टिफिकेट जब हम बात करते हैं तब उसके लिए 1 साल का मिनिमम गैप होना चाहिए। अगर स्टूडेंट फ्रेशर है, अभी 12th दिया हुआ है, तो ऐसे केस में कुछ प्रॉब्लम नहीं। 11th में गैप था बट 12th अभी डायरेक्टली दे रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सर हमारी 12th जब हुई थी हमने बीएससी कोर्स ज्वाइन किया था, फिर भी आपका गैप नहीं है, सो ऐसे केस में भी गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दूसरा कोर्स कौन सा भी, मतलब बीएससी एग्जाम्पल दिया, बट कौन से भी कोर्स में आप हो, तो वैसे केस में आपका एजुकेशनल गैप जब तक नहीं है तब तक आपको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एक लास्ट, आप कौन से भी स्टेट से दूसरे स्टेट में जब माइग्रेट करते हो एडमिशन के लिए, तो आपका कॉलेज उनके स्टेट में रिकॉग्नाइज नहीं रहता, उनको पता नहीं रहता, क्योंकि 11th-12th का कॉलेज है, इतना बड़ा कॉलेज नहीं रहता, तो शायद से आपकी यूनिवर्सिटी उनको पता रहती है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं पुणे से बात कर रहा हूँ, पुणे यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि पुणे बोर्ड में जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, तो अगर स्टूडेंट दिल्ली में जा रहा है, यूपी में जा रहा है, हरियाणा में जा रहा है, या फिर साउथ में तेलंगाना आंध्र प्रदेश में जा रहा है, तो ऐसे केस में उनके पास ये
कॉलेज का नाम वैलिड है या एक्चुअल कॉलेज से बच्चा पास हुआ है या नहीं, इसका प्रूफ नहीं रहता। तो वो क्या करता है, आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आओ बोलते हैं। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी, सीबीएसई वाले डायरेक्टली दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टेट बोर्ड वालों के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऐसे नहीं मिलता, वो अप्लाई करना पड़ता है। जब आपका 12th का रिजल्ट आ जाएगा तो अब आपके हाथ में 12th का मार्कशीट भी रहता है और एलसी भी रहता है, लिविंग सर्टिफिकेट। वो दोनों को उठा के हमें अपलोड करना रहता है वेबसाइट पे। एक फीस रहती है 100-200 रुपए, वो पे करनी है और माइग्रेशन अप्लाई करना है। वो बाय कुरियर भी आता है या फिर बाय ऑनलाइन भी आता है। सो कुरियर करना, क्योंकि कुछ कॉलेज में ये प्रॉब्लम हुआ था, जब ऑनलाइन आएगा तब हमें प्रिंट आउट निकालनी पड़ेगी। तब ये प्रिंट आउट है, ओरिजिनल दो ओरिजिनल दो, ये लास्ट ईयर का इशू था। सो इस साल हम ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे कि पहले ही क्लेम करेंगे माइग्रेशन, और कुरियर से मंगवा लेंगे, मतलब वो ओरिजिनल कॉपी आ जाएंगी उनके तरफ से। और माइग्रेशन अगर निकाला तो महाराष्ट्र के बाहर ही जाना रहेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता। सिर्फ माइग्रेशन निकाल के रख सकते हैं ताकि कौन से प्रोसेस में जरूरत लगे तो हम वहां पे जा सके। कुछ ऐसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी रहते हैं, बट वो स्टेट वाइज रहते हैं, जैसे कि इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, ये सिर्फ तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश प्रोसेस के लिए लगेगा। वो हम जो प्रोसेस में वो जो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे उनके लिए बता देंगे। बट ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, एज पर कैटेगरी, एज पर स्पेशल रिजर्वेशंस। लेडीज के कोटा को प्रूव करने के लिए ऐसा एडिशनल कौन सा भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं लगती है। सो डोंट वरी अबाउट अदर डॉक्यूमेंट्स। और इसका एक पीडीएफ है, और हमने जो एक बुक बनाया है, आपको किसी को, जैसे अनिश सर ने लास्ट टाइम बोला भी था, एक बुक है इस साल का। इसमें सारे कट ऑफ वगैरह है, सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन है, कैटेगरी वाइज बॉक्स बॉक्स पे सारे कट ऑफ भी इसमें मेंशन है। तो आपको ये बुक चाहिए तो आप हमारे कौन से भी सेंटर में इसको लेने के लिए आ सकते हो, या फिर आप बहुत ही दूर रहते हो तो बाय कुरियर हम भेज सकते हैं, नो इशू। अब दूसरा पॉइंट बताना चाहूंगा कि एक्चुअली अस्मी करियर के साथ एनरोलमेंट कैसे करना है। जो ऑलरेडी एनरोल्ड है उनके लिए तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। एनरोलमेंट जिन्होंने किया है उनको पता ही है कहाँ कहाँ पे हमारे ऑफिस है और कैसे कैसे हम काम कर रहे हैं। बट अगर आपको एनरोलमेंट करना कैसे है, तो आप कॉल करोगे, शायद से हम काउंसलिंग में रहेंगे। हम कॉल बैक तो कर रहे हैं, बट मुझे पता है कि 6 मई को इतना लोड था कि हम सारे कॉल बैक भी कर नहीं पाए उस दिन पे। सो ऑलमोस्ट 1400 1500 कॉल आएंगे, तो कॉल बैक करना भी पॉसिबल नहीं अगर 1 मिनट भी सबके साथ बात करनी है। सो पेशेंस रखिए, व्हाट्सएप कीजिए। अब व्हाट्सएप मैनेज होना स्टार्ट हो चुका है। उस दिन ये प्रॉब्लम थोड़ा सा था, अब सब व्हाट्सएप मैनेज हो रहे हैं, सभी के रिप्लाई सेम डे पे आपको आ रहे हैं। तो ऐसे केस में मैं कुछ आपको एड्रेस वगैरह देने वाला हूँ, ऑफकोर्स इसका पीडीएफ फिर से आपके साथ शेयर किया जाएगा। बट आपको जो भी एड्रेसेस आपके हैं, एज पर रिस्पेक्टिव आपकी सिटी याद रखने हैं। मैं चैट बॉक्स में डालूंगा तो सिर्फ जूम मीटिंग तक ही सीमित रहेगा। मैं आपको स्पेशल शेयर करूंगा आपके आपके ग्रुप में, एड्रेस सारे सिटीज के शेयर करूंगा। पहले स्टार्ट करता हूँ ऑफिस हमारा मुंबई का। सो जेबी नगर अंधेरी में ऑफिस है, सिल्वर एस्ट्रा नाम की बिल्डिंग है वहां पे। और आपके लिए जो वहां का सेपरेट हेल्पलाइन नंबर भी है, 7411001907। ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिलने वाला है, और एड्रेस और ये सब डिटेल्स भी मिलने वाले हैं। ऑफिस मॉर्निंग 11 o'clock से शाम 8 o'clock तक रनिंग रहता है। अब वो शायद से टाइमिंग 10 बजे से भी स्टार्ट करेंगे, बट आप कंसिडर करना 11 o'clock से स्टार्ट होगा। सो जेबी नगर अंधेरी, यहाँ पे आप कौन से भी एरिया से हो, ठाणे से हो या फिर नवी मुंबई से हो या फिर वेस्टर्न पार्ट से हो, तो आपके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो सकता है। अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र हो तो आपके लिए भी ये ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हो आप, उसका भी नंबर सेम, और आपको सारी सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन मोड दी जा सकती है। सो ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा, पुणे का ऑफिस जो है वो लॉ कॉलेज रोड नरस्टॉप के नियर डेक्कन एरिया में है। वहां पे आप आ सकते हो। वहां पे भी आपको, मैं ऑफिस उसी ऑफिस से बात कर रहा हूँ, तो वहां पे वाडेश्वर नाम का रेस्टोरेंट है, उसके सामने ये लॉ कॉलेज रोड पे ऑफिस है। वहां पे आप आ सकते हो। टाइमिंग है 10 to 7, थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकता है, बट 10 to 7 ये हमने रखा है। तीसरा ऑफिस हम कोल्हापुर रीजन में भी काम करते हैं। तो राजारामपुरी नाम की वहाँ पे एक लेन है, 7th लेन में ईश्वर ज्वेलर नाम का वहाँ पे शॉप है। उसके ऊपर मुक्ताश्रम नाम की बिल्डिंग में ये ऑफिस है, और वहाँ पे भी आप डायरेक्टली जाके कांटेक्ट कर सकते हो। उसका भी नंबर मैं आपको शेयर करूंगा। हमारी सेम ब्रांच सांगली में भी है। ये सारे महाराष्ट्र के एड्रेसेस है। सांगली में आपको चाहिए तो वहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। सांगली विश्राम बाग एरिया है, और एग्जैक्टली स्क्वायर में, विश्राम बाग
स्क्वायर में ही ये अवेलेबल है। सत्य नाम की अपार्टमेंट है, सेकंड फ्लोर पे ऑफिस है। उसके साथ लातूर में भी आपको जाना है तो लातूर में भी जो ट्यूशन एरिया जिसको बोला जाता है मेनली, वहाँ पे सिद्धिविनायक टेम्पल है गणपति का, वहाँ पे ही आपको ये सारी सर्विस मिलेंगी। अब औरंगाबाद में भी हमारा ब्रांच है, उसका भी आपको सारे डिटेल्स एक एक मतलब उसके साथ में सोलापुर में हम सर्विस देने वाले हैं। तो सोलापुर वाला हमारा ऑफिस नहीं है सोलापुर में बेसिकली, बट वहाँ पे लातूर वाले ही हमारे लोग आएंगे और आपको सर्विस दे पाएंगे। तो ये फैसिलिटी रहेगी। प्लस आपका नासिक कॉलेज रोड जो बोला जाता है, वहां पे भी हमारा ऑफिस है, वहां पे भी हम सर्विस ले सकते हैं। दिल्ली में इस साल जस्ट वी आर लॉन्चिंग ऑफिस, वहां पे अभी तक स्पेस स्पेसिफाइड नहीं है, बट वहां पे जो लोग रहेंगे उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अनीश सर ही खुद गाइडेंस देने वाले हैं। सो ये हमारी ऑफिसेस की रेंज मैंने बताई, सबके नंबर्स अलग अलग से मैं भेजने वाला हूँ आपको। जिस ऑफिस से भी कांटेक्ट करना है उसका व्हाट्सअप नंबर है ये, डायरेक्टली आप व्हाट्सअप कर दो उनको, यस आई एम इंटरेस्टेड फॉर योर सर्विस, और हम कौन से सर्विसेज में आपको देने वाले हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये हमारा एक ब्रोशर है 720 वाले, जिसका लास्ट ईयर स्कोर था, जिसने आपके लिए लास्ट 15 डेज में कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए ये जो सेशन लिया था, वरुण चक्रवर्ती बोला, उसने भी एनरोलमेंट लिया था। मैं तो बोलूंगा सबको एनरोलमेंट करना चाहिए, कौन से ना कौन सा अच्छे काउंसलर के साथ कनेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। तो ये जो फ्लायर है उसमें मैंने सारे ये डिटेल्स मेंशन किए, आपको ये भी एक पीडीएफ भेज रहा हूँ। एडमिशन गाइडेंस ये जो पार्ट रहता है ना, हर एक प्रोसेस अलग अलग है। हर एक प्रोसेस में हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जो अलग स्टेट के हैं, उनका डोमिसाइल नहीं बन रहा है, एनआरआई कोटा से हम जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट कोटा से जाना चाहते हैं, सर अलग अलग प्रोसेस के लिए यूपी स्टेट जाना है या फिर महाराष्ट्र के लिए ये कोटा से जाना है। तो ऐसे केस में उनके लिए प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड बन सकती है। तो एक में सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख रुपए देना है, एक में 11,000 ही देना है, एक में 2 लाख ही देना है, और किस कहाँ पे भी तो कैसे थोड़े जैसे कि महाराष्ट्र प्रोसेस में थोड़ी जगह पे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं है, तो रिफंड वगैरह कोई इशू ही नहीं है। बट आप कौन से प्रोसेस में बेसिकली इलिजिबल हो, जैसे कि मध्य प्रदेश में बोला जाता है कि राउंड 2 से आप इलिजिबल हो, बट वहां पे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट खत्म होने के बाद आपको एंट्री दी जाती है, तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। सो गुजरात में यू आर नॉट एलिजिबल, तो ऐसे प्रोसेस में मत जाओ जहां पे आपको एंटरटेनमेंट कुछ मिलने ही नहीं वाला है। जहां पे आपको कंसिडर किया जाएगा वो सारे प्रोसेस समझाना, ये हमारा पहला काम है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का हो, इवन मैंने इसीलिए स्पेसिफाई किया कि मैनेजमेंट कोटा का भी या फिर एनआरआई कोटा का भी, क्योंकि इसमें कुछ सब सब स्पेसिफाइड है ब्रोशर में। कुछ भी आपसे कैश अमाउंट लेके कुछ काम नहीं होता है यहाँ पे। जो भी प्रोसेस रहेगा वो डायरेक्टली रिपोर्टिंग, कम मार्क्स आए हैं, हमारे पास ज्यादा पैसे हैं, एंड वी वांट टू ट्राई फॉर दैट कोटा, यस पॉसिबल है। हाँ, गवर्नमेंट में ये कोटा कभी भी नहीं रहता, प्राइवेट में रहता है और डीम्ड यूनिवर्सिटी में रहता है। यू वांट टू अप्लाई, यस, ये आपको प्रोसेस प्रॉपरली समझाना, ये मेरा काम रहेगा। वी विल गाइड यू। पर्सनलाइज काउंसलिंग, आपका रीजन कौन सा है, मुझे इतने यही स्टेट में, यही रीजन में, यही सिटी में मुझे कॉलेज चाहिए, ये आपका पर्सनल व्यू रह सकता है। मुझे इतने बजट में ही कॉलेज चाहिए, ये व्यू हो सकता है। मुझे इसी कोर्स में अप्लाई करना है, ये आपका कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स रह सकते हैं। तो इसके हिसाब से आपको गाइड करना, इट्स अ पर्सनलाइज काउंसलिंग। ये हम 1-to-1 डिस्कशन हमें करना पड़ता है, ये कॉमन प्लेटफॉर्म पे बात करना डिफिकल्ट जाता है। तो आपके बजट क्या है, आपके रीजनल कंस्ट्रेंट क्या है, आपके कोर्सेज सिलेक्शन क्या है, आपके हिसाब से 1-to-1 में डिस्कशन करना, वाया ऑनलाइन हो या फिर 1-to-1 ऑफिस में हो, हम डिस्कशन कर सकते हैं। और ये जो पर्सनलाइज काउंसलिंग, इसको ही हम बोल सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट रहता है वो प्रेफरेंस मेकिंग, मतलब हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि इतने सारे कॉलेज आपको मिल तो रहे हैं, इतने सारे कोर्सेज में आपका एडमिशन तो हो रहा है, बट आपको ऐसे तरीके से आपका प्रेफरेंस सेट करना है ताकि आपको जो अच्छे से अच्छा डिजर्विंग कॉलेज है वो मिल सके। कौन से राउंड तक वेट करना है, कहाँ पे आपको लॉक करके रखना है खुद को, कौन से कॉलेज में आगे जाने की मौका मिलेगा आपको, तो ये गाइड करना, मतलब स्टेटस रिटेंशन वगैरह ये वर्ड आपको आगे आएंगे, तो वो हम आपको गाइड करने वाले। ऑफ कोर्स जो एनरोल करते हैं उनके लिए ये जो बुक की कॉपी है, ये बुक की कॉपी आपको मिल ही जाएगी, इसमें सारे कट ऑफ्स वगैरह हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके लिए फॉर्म कॉलेज के भरना, कॉलेजेस वाले प्रोसेस के फॉर्म भरना। सो फॉर्म्स जब हम भरते हैं तब रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे डिटेल्स आपके, जो हमारा एक लास्ट ईयर का स्टूडेंट था, बेसिकली यूपी का था, हर्ष, मार्क्स बहुत ही अच्छे थे, ईडब्ल्यूएस रैंक 1 था, बट उसने फॉर्म भरते हुए एक मिस्टेक कर दी। जो वरुण चक्रवर्ती बोल रहा था ऑल इंडिया रैंक 1 था, उसको तो एम्स दिल्ली मिलना
100% पॉसिबल था, बट उसने एक छोटी मिस्टेक कर दी, तो ऐसे केस में उसका एम्स दिल्ली भी जा सकता था। तो फॉर्म फिलिंग ये बहुत ही इजी काम है, बट टेंशन बहुत रहता है लोगों को। सो ऐसे केस में हम उसके लिए भी असिस्ट कर रहे हैं। तो हाउ टू रजिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ यू, हम आपके लिए फॉर्म भरवा के देंगे खुद से। सो उसके बाद भी प्रेफरेंस फॉर्म रहेंगे, डिसाइड तो हम पहले ही करके रखेंगे, बट वो एक्चुअली एंट्री जब टाइम रहता है ना, तो हम एंट्री भी आपके लिए आपके सामने ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट कर लेंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट भी हम ही करेंगे। इतना होने के बाद आपके जो रिजल्ट आते हैं, जो सारे अपडेट्स रहते हैं, वो आपको जूम के थ्रू आपको बताना। डेली मीटिंग रहता है, ऐसा ही है। आप वंस यू एनरोल, आप तो ये कॉमन में मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूँ, इसमें कोई रजिस्टर है नहीं है, इसका कोई पॉइंट नहीं रखा मैंने, जस्ट ओपन टू ऑल रखा है। बट उस टाइम वो क्लोज मीटिंग रहेगा, जो स्टूडेंट एनरोल्ड है उनको ही वो लिंक जाएगी और उससे ही वो कॉन्टैक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। सो वो जूम मीटिंग में क्वेश्चन आंसर्स डेली लेते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स में क्या होगा, बहुत सारे एएफएमसी के बारे में, सीएनसी वेल्लोर के बारे में हमें पता नहीं था, हमने सोचा भी नहीं था, बट किसी ने पूछा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। आप पूछेंगे तो दूसरे को इन्फॉर्मेशन। सो कुछ सेशंस कॉमन प्लेटफॉर्म पे वेरियस क्वेश्चंस के लिए होते हैं। प्लस जो नोटिफिकेशंस आते हैं या फिर ऐसे टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि कल सर अनिश सर फिर से एक सेशन परसों रखने वाले हैं, तो ऑल इंडिया कोटा की प्रोसेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो उसमें वो भी डिस्कशन हो जाएगा। तो ये जूम मीटिंग्स के थ्रू हम डेली अपडेट आपको रखेंगे। प्लस इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको हर टाइम वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे आपके लिए अपडेट करवा के देंगे। इवन आपका एक बार एडमिशन जब हो जाता है, तब भी हमारे काम नहीं खत्म होता। हम उसके बाद भी आपको अलॉटमेंट लेटर देते हैं, कौन से नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट निकालना है, कितने रुपीस का निकालना है, ये सारे डिटेल्स देने तक हमारा काम रहता है। सो आपको सभी ओर से आपका एडमिशन होने तक जो भी आपको डिटेल्स चाहिए ना, वो हमारे एंड से मिल ही जाते हैं। आपको अगर जरूरत है और 11th आवर पे कुछ आप कॉलेज में खड़े हो और आपको कुछ जरूरत है और आपको ऑफिस में आना पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप जस्ट हेल्पलाइन पे कॉल करो। जब आप एनरोलमेंट करते हो ना हमारे साथ, आपके नंबर्स हमारे मोबाइल में सेव हो जाते हैं, तो आप मुझे पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट कॉल कर रहा है। तो इट इज इमरजेंसी, आई कैन अंडरस्टैंड, और मैं झट से उठा लेता हूँ। और लिमिटेड सीट्स रहती है, सो ऐसा भी नहीं है कि बहुत स्टूडेंट्स ले रहे हैं और किसका कुछ क्या है पता नहीं है। हर एक केस हर एक काउंसलर को पता रहेगा जो आपकी केस हैंडल कर रहा है। सो डोंट वरी, आपका हेल्पलाइन भी हमारा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। और दूसरा, आपके व्हाट्सअप, जस्ट आप व्हाट्सअप कर दो, इमरजेंसी नहीं है सर, बट एक क्वेश्चन थॉट में आया, हमने पूछ लिया, तो उसका भी आंसर आपको मिलेगा। ऑफ कोर्स ये हमें थोड़ा थोड़ा नैरो डाउन करना पड़ता है फॉर रजिस्टर्ड। हमें भी बहुत इच्छा है कि सभी को हेल्प करें, बट ऑफ कोर्स प्रायोरिटी किसको देंगे, आपको भी पता है, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पहले से कनेक्टेड है, हमारे साथ एनरोल्ड है, उनके लिए फीस लेते हैं। फीस के डिटेल्स अलग अलग है। सो मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहूंगा। वो भी शेयर करने की शायद से जरूरत नहीं है, हर एक ऑफिस के ना नंबर मैं आपको व्हाट्सअप करने वाला हूँ, तो जस्ट क्लिक ऑन दैट नंबर, ऑटोमेटिकली चैट वाला ऑप्शन आ जाएगा, और आपका नाम, कौन से सिटी से हो, आपके मार्क्स क्या आ रहे हैं, ये वहां पे भेज दो उनको, एंड वी वांट टू एनरोल। वो आपको सारे डिटेल्स भेज देंगे, एक टाइमिंग दे देंगे, आपको कैसे पॉसिबल है वहां पे आ जाइए, और आपको अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट वाला काउंसलिंग आपका सब स्टार्ट हो जाएगा। सो होपफुली जो टाइमिंग मैंने स्पैन रखा था, उसमें मेरा जितना सब्जेक्ट मुझे बताना था वो बता दिया। फीस क्योंकि मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुंबई की फीस थोड़ी ज्यादा है, 2,000 रुपये, पुणे की फीस कम हो सकती है। तो उसके हिसाब से आपको वो ऑफिस वाइज टीयर 2 टीयर 3 के हिसाब से थोड़ा फीस हमने चेंज रखे हैं। तो जो आपको सुटेबल है, तो आपको चॉइस करना है और उसके हिसाब से बेनिफिट लेना है। सो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस थे चैट बॉक्स में, वो टाइमली मैंने कवर की कर दिए हैं। बट अगर स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, तो हम जैसा हमेशा बोलते हैं वैसा, कि मैं क्वेश्चन एंड आंसर भी पोस्ट करूंगा। जब मैंने एडमिट कार्ड आया था तब भी ये पोस्ट किए थे, तो आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आप मेरे नंबर पे पोस्ट कर सकते हो। मैं भी एडमिन हूँ, मेरा आपको डिस्प्ले पिक्चर में आपका फोटो भी दिखाई देगा। आपको कुछ क्वेश्चंस है रिस्पेक्टिव ऑफ ऑफिस के साथ, जिस सिटी से बिलोंग करते हो वहां से भी कनेक्ट हो जाओगे और उनको भी क्वेश्चन पूछोगे, तो भी आपका काम हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर लीजिए। आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास बहुत बहुत सारे ऐसे केसेस है कि सर वो वैलिडिटी मिल जाएगी, हाँ देने वाले लास्ट मोमेंट तक मिला ही नहीं, और लोकमान्य तिलक जैसे कॉलेज मिल गया था वो मिस हो गया। सो ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छे से अच्छा कॉलेज रहता है, ओबीसी एनसीएल सर मिल सकता है, बट वो लास्ट मोमेंट तक मिला नहीं। एम्स जैसा कॉलेज भी मतलब मिलता तो वो ओपन मेरिट से भी, बट ओबीसी से फॉर्म फिलअप किया था तो एक राउंड वेस्ट गया। सो ये प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, आपको मैक्सिमम अच्छी से अच्छी सर्विस दे पाए।
आप ट्राई कीजिए अपने एंड से कि आपको प्रॉपरली ये जो हम बता रहे हैं वो डिटेल्स समझ में आ रहा है ना। अगर कुछ भी उसमें क्वेश्चन है, कॉन्टेक्ट अवर हेल्पलाइन। सो मैं, जो आप ग्रुप से एसोसिएटेड हो उस सभी ग्रुप में सिटी वाइज, नंबर वाइज आपको डिटेल्स भेजने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।